मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल भरत क्लासेस। अब देखिए, ऐसा है कि मैंने वर्क एनर्जी पावर के बारे में एक वीडियो बनाया, एक लेक्चर दिया, कुछ कंसेप्ट दिया, जिसमें वर्क क्या होता है ये बता चुके, वर्क क्या होता है। ठीक है, वर्क के बारे में पूरा डिटेल बताया। आज हम लोग क्या करेंगे, वर्क से ही रिलेटेड कुछ अगला टॉपिक होगा और टाइप्स ऑफ वर्क होगा, हो सकता है एनर्जी भी हो जाए। आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करके लेके आ रहा हूँ। तो चलिए देखिए, वर्क डन बाई फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली, इसका मतलब हुआ क्या। अभी तक तो हम लोग सिंपल ये पढ़े थे कि वर्क को कैसे फाइंड किया जाता है। W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, फोर्स लगा F, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, डिस्प्लेस कर गया। किधर डिस्प्लेस किया, जिधर आप फोर्स लगाए। ये हम लोग कर चुके थे। W इक्वल टू, अब हम लोग करेंगे क्या, मान लीजिए, देखिए, वर्क डन बाई अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली, इसका मतलब क्या हुआ। सपोज ये कार है आपकी, ठीक है। देखिए, मान लीजिए यही कार है। अब आपको क्या करना है, इसको खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, सपोज कर लिए यहाँ पे एक रस्सी बांध दी है, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेकिन मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। इस डायरेक्शन में क्या, ये क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स है। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसके बीच का एंगल क्या है, सपोज के लिए कुछ भी एंगल बन रहा है, तो ये एंगल को क्या ले लिया, इस एंगल को थीटा। मान लीजिए यही ट्वाई कार है, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। हम लोग यही करते हैं कि ट्वाई, मान लीजिए इसके पहिया खो गया है, तो आप यहाँ रस्सी बांध लिए, तो उसको बैठ के थोड़ी खींचेंगे। हम लोग क्या करेंगे, रस्सी धागा बांधेंगे, ऐसे खींच लेंगे। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया, बट ये डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, मतलब टॉय कार, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन में जाएगा। लेकिन वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इसके साथ में कुछ एंगल बनाते हुए जाएगा। वो ऐसे खींचेंगे, कुछ एंगल बनाएगा, ये ऐसे कुछ इधर से खींच रहे हैं, ये इधर जा रहा है, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया। कुछ तो एंगल बनाएगा ये, तो एंगल सपोज कर लिए थीटा एंगल बना। ये आप लोगों को सीनियर क्लासेस में पढ़ना होता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन कैसे होता है, एक्सप्रेशन, तो वो अभी पढ़ना नहीं है आप लोगों को। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे केसेस में क्या होता है, बहुत सारे केसेस में जो भी मूवमेंट होता है बॉडी का, वो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ए बॉडी इज एन एंगल ऑफ क्या, थीटा। किसके साथ में, डायरेक्शन ऑफ, ये किसके साथ में थीटा एंगल बना रहा है, तो ये मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो मोशन का डायरेक्शन इधर है, ये इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और इधर फोर्स लग रहा है, तो उसके बीच में क्या कर रहा है, वो थीटा एंगल बना रहा है। थीटा दैट मीन्स थीटा है। आप लोग पढ़ेंगे, 9th में तो नहीं है, क्लास 10th में पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ेंगे, तो फिर भी देख लीजिए थीटा क्या शो करता है, एंगल को। ऐसा नहीं है सिर्फ थीटा शो करेगा, अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले सकते हैं हम। तो ये क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ ए बॉडी किधर हो गया, मूवमेंट ऑफ ए बॉडी एट एन एंगल ऑफ थीटा, एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ किधर, मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, ठीक है, डायरेक्शन इधर खींच रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ में थीटा एंगल का डिग्री बना रहा है, ये थीटा डिग्री का एंगल। तो इस कंडीशन में यदि हम लोग फोर्स फाइंड करेंगे, तो फोर्स पता है क्या होता है, W इक्वल टू हो जाएगा FS cos थीटा। ये cos थीटा क्या है, cos थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये कॉस्ट क्या है, T रेशियो आप लोगों को पढ़ना होता है। तो T रेशियो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, 6T रेशियो होता है। आप लोगों के लिए कुछ नया लगेगा, साइन होता है, कॉस होता है, टैन, और बाकी इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये पढ़ेंगे आप लोग, क्लास 10th में पढ़ना है। यदि आप लोग ये पढ़ लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ वर्क जो करेंगे, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क करेंगे, तो आप लोगों के लिए कुछ ईजी हो जाएगा समझना। तो चलिए देखते हैं,
तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, मूवमेंट जो होता है, बॉडी का मूवमेंट, बॉडी का जो मूवमेंट होता है, इन मेनी केसेस मूवमेंट ऑफ बॉडी तो बॉडी का जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट कैसा होगा, एंगल बनाते हुए, किसके साथ में, इस डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ। देखिए डायरेक्शन, ऐसे एंगल कैसे बनता है, जब दो रे मीट करता है, जब दो लाइन मीट करता है तभी एंगल फॉर्म करता है, ऐसे नहीं फॉर्म करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ, इधर हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इधर हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसी के बीच में देखिए तो एंगल बन रहा है। उस एंगल का नाम क्या दिए, उस एंगल का नाम ये हो गया एंगल, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो लिखना क्या चाह रहे हैं हम लोग, देखिए कि मूवमेंट ऑफ ए बॉडी, बॉडी का जो मूवमेंट होता है कैसा होता है, इज एट एन एंगल, ठीक है, कौन सा एंगल, थीटा, किसके साथ में, विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अब इस कंडीशन में जब भी वर्क फाइंड करेंगे, इस कंडीशन में वर्क फाइंड कैसे किया जाता है, W इक्वल टू होता है ये FS कॉस थीटा होता है। ये आप लोगों को नया लगेगा, ये कॉस थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन किसके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच का जो भी एंगल बनता है उसी को बोलते हैं। चलिए इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं और थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करते हैं ठीक है। तो देखिए अब हम इसे क्या करते हैं, कहाँ लिखे, इस डायरेक्शन पे। तो देखिए यहाँ पे ये होगा क्या अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया, जो फार्मूला लिखे W इक्वल टू FS कॉस थीटा, ये किसका फार्मूला हो गया, तो ये फार्मूला हो गया जब हम लोग वर्क डन फाइंड करेंगे, जब हम लोग वर्क फाइंड करेंगे, ठीक है, कब, जब बॉडी मूव्स करता है किधर, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच वी अप्लाई, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं, तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं, हम लोग अभी उसका टाइप्स ऑफ वर्क करेंगे, ठीक है, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स वर्क से रिलेटेड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन व्हेन अ बॉडी मूव्स एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वर्क डन हम लोग फाइंड करना है क्या वर्क डन फाइंड करेंगे, किसका वर्क डन फाइंड करेंगे, जब बॉडी मूव्स करता है एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं फोर्स के डायरेक्शन में यदि वर्क डन फाइंड करना है किसी भी बॉडी का, और वो कैसे मूव कर रहा है, किसी एंगल, मतलब एंगल बनाते हुए, किसके साथ में, एंगल बनाते हुए किसके साथ में, टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखिए इसको समझते हैं हम लोग। अब सपोज कर लीजिए यहां पर कोई बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए यही बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है। इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, तो इस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कितने एंगल के साथ में, तो ये मूव कर रहा है कितने के साथ में, क्या एंगल बना रहा है, तो थीटा डिग्री बना रहा है। देखिए ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जाएगा, ऑब्जेक्ट जाएगा इस डायरेक्शन में। ये हमारा इनिशियल पोजीशन, और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल, मान लीजिए फाइनल पोजीशन। फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट जा रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन वो क्या कर रहा है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री, ठीक। मान लीजिए ये हो गया, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बॉडी, मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट हो गया,
ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। इस डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो वर्क जो भी फाइंड करेंगे इस कंडीशन में, तो कैसे, मान ली पुल कर रहा है, किसी भी कार्ट को कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को इधर फोर्स लगा रहे हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, लेकिन वो कुछ एंगल बना रहा है। वो कितने डिग्री के एंगल के साथ में जा रहा है, वो थीटा डिग्री के साथ में। ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में जो भी हम लोग वर्क फाइंड करेंगे, जो भी वर्क फाइंड करते हैं, तो वर्क फाइंड करते हैं तो वर्क क्या हो जाएगा, तो इस कंडीशन में वर्क हो जाएगा, वर्क विल बी, क्या हो जाएगा, वर्क प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट किसका प्रोडक्ट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट का। ये सीखना पड़ेगा एफ एस कॉस थीटा कहाँ से आया, ठीक है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट कहाँ लिख दे, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ, ये आप लोग क्लास 11th में बहुत पढ़ेंगे, बहुत पढ़ना है। टाइम मिलेगा तो इससे रिलेटेड उसका कुछ डेरिवेशन हम करा देंगे। ये तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्प्लेसमेंट, बॉडी का। किसका डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्प्लेसमेंट, बॉडी का। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी के उसके जगह पे हम लोग कर सकते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय ए बॉडी, मतलब लग रहा है इधर, जा रहा है इधर। अब इसका क्या है, इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होता है, एफ एस, ये होता है एफ कॉस थीटा। ये जो एफ है इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्लास 11th में पढ़ना है, वो क्या होता है, वो होता है एफ कॉस थीटा। तो इस कंडीशन में डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, इसका कंपोनेंट जब भी रिजॉल्व करना होता है एफ कॉस थीटा इनटू कितना हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया एस। तो ये आप लोगों को पढ़ना, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा क्या होता है ये। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इससे आप लोगों को क्या है, अभी नहीं भी कुछ है तो फिलहाल ये जान लीजिए, ये हो गया एफ कॉस थीटा इंटू एस, ये जान लीजिए। मान लीजिए इधर फोर्स लग रहा है तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट एफ है, तो क्या हो जाएगा, एफ है तो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। ये थीटा है तो थीटा लिखे, और ये कॉस होता है। ये आप लोगों को पढ़ना है, ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री जाने नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों में टॉपिक है नहीं, ठीक है, इसलिए तो आप लोगों को उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा। टी रेशियो साइन कॉस थीटा क्या है, साइन क्या है, तो ये जान लीजिए। ये है इस डायरेक्शन में, इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये एफ है तो हो गया एफ कॉस थीटा, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, एस हो गया। यही फार्मूला हो गया आपका क्या, वर्क फाइंड करने का। लेकिन किस कंडीशन में, जब वो कुछ एंगल बनाते हुए उस ऑब्जेक्ट को पुल करेगा या खींचेगा, तो उस कंडीशन में आप ये करेंगे। आप लोग में नहीं आएगा, ये गारंटी है, क्योंकि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ना नहीं है, इसलिए कम चांस है। बस मैं ऐसे ही बता दिया। अब इससे क्या हो जाएगा, जब ये पता है तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको, क्या, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। तो समझिए क्या होता है टाइप्स ऑफ वर्क में। तो हम लोग टाइप्स ऑफ वर्क करेंगे। अब जैसे मान लीजिए थोड़ा सा इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा दूँ, थोड़ा सा इसको अच्छे से देखिएगा। यहाँ छोटे से में यहाँ पे हम करते हैं, चलिए इसको छोटे से मैं एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन, मान लीजिए 10 न्यूटन की फोर्स लगाया इस, ठीक है। आप लोग में ही कोई एक बच्चा है जो 10 न्यूटन की फोर्स लगा के इसको खींच रहा है। तो ये जो टॉय कार है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लीजिए 5 मीटर। किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर। और चलिए इसके बीच का एंगल हम बोल दिए 30 डिग्री के एंगल के साथ में वो जा रहा है, एंगल बनाते हुए। तो कितना वर्क किया, वो वर्क डन क्या हो गया। तो बार बार बोले जब भी इस तरह का रहेगा तो क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा इंटू एस।
यही फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। क्या यूज करेंगे? W इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। ठीक है। तो CBSE जो वाले हैं, CBSE वाले में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना, मैं बार बार आई रिपीटेड मैनी टाइम्स। ठीक है। तो बस आप लोगों को ये याद रखना है कि ये होता है। अब एफ कॉस थीटा, फोर्स कितनी हमारी 10, चलिए बहुत अच्छी बात है। कॉस थीटा कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30, तो भैया 30 लिख दिए और ये हो गया 5। आप लोगों को दिखाने के लिए ये लिखे हम, अदरवाइज आप लोगों को अभी फ़िलहाल नहीं बनेगा। ठीक है। आप लोगों से, चूँकि आप लोग इसके बारे में पता ही नहीं है तो क्या बनाएंगे आप लोग, बस देख लीजिए। ये हो गया 10 कॉस थीटा। कॉस थीटा की कॉस 30 डिग्री है, तो कॉस 30 की वैल्यू होता है √3/2 इंटू 5। साइन 60 की जो वैल्यू, अब बोलिए आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे? तो ये 2 5 जा, ठीक है 10, तो 25√3। अब यही होता है कॉस 30 की वैल्यू। ये पता होना चाहिए, पता होगा तभी तो बना पाएंगे आप। ठीक है। तो चलिए, एफ है तो हो गया एफ कॉस थीटा, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है? एस हो गया। यही फार्मूला हो गया आपका क्या? वर्क फाइंड करने का। लेकिन किस कंडीशन में? जब वो कुछ एंगल बनाते हुए उस ऑब्जेक्ट को पुल करेगा या खींचेगा, तो उस कंडीशन में आप ये करेंगे। आप लोग में नहीं आएगा, ये गारंटी है, क्योंकि आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री पता होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री तो पढ़ना नहीं है, इसलिए कम चांस है। बस मैं ऐसे ही बता दिया। अब इससे क्या हो जाएगा, जब ये पता है तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको। क्या? पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क। तो समझिए क्या होता है टाइप्स ऑफ वर्क में। तो हम लोग टाइप्स ऑफ वर्क करेंगे। अब जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा दूँ, थोड़ा सा इसको अच्छे से देखिएगा। यहाँ छोटे से में यहाँ पे हम करते हैं। चलिए, इसको छोटे से मैं एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन, मान लीजिए 10 न्यूटन की फोर्स लगाया इस। ठीक है। आप लोग में ही कोई एक बच्चा है जो 10 न्यूटन की फोर्स लगा के इसको खींच रहा है। तो ये जो टॉय कार है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लीजिए 5 मीटर। किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर। और चलिए, इसके बीच का एंगल हम बोल दिए 30 डिग्री के एंगल के साथ में वो जा रहा है एंगल बनाते हुए। तो कितना वर्क किया, वो वर्क डन क्या हो गया? तो बार बार बोले, जब भी इस तरह का रहेगा तो क्या लिखेंगे? एफ कॉस थीटा इंटू एस। यही फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। क्या यूज करेंगे? W इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। ठीक है। तो CBSE जो वाले हैं, CBSE वाले में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना, मैं बार बार आई रिपीटेड मैनी टाइम्स। ठीक है। तो बस आप लोगों को ये याद रखना है कि ये होता है। अब एफ कॉस थीटा, फोर्स कितनी हमारी 10, चलिए बहुत अच्छी बात है। कॉस थीटा कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30, तो भैया 30 लिख दिए और ये हो गया 5। आप लोगों को दिखाने के लिए ये लिखे हम, अदरवाइज आप लोगों को अभी फ़िलहाल नहीं बनेगा। ठीक है। आप लोगों से, चूँकि आप लोग इसके बारे में पता ही नहीं है तो क्या बनाएंगे आप लोग, बस देख लीजिए। ये हो गया 10 कॉस थीटा। कॉस थीटा की कॉस 30 डिग्री है, तो कॉस 30 की वैल्यू होता है √3/2 इंटू 5। साइन 60 की जो वैल्यू, अब बोलिए आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे? तो ये 2 5 जा, ठीक है 10, तो 25√3। अब यही होता है कॉस 30 की वैल्यू। ये पता होना चाहिए, पता होगा तभी तो बना पाएंगे आप। ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क हम लोग करेंगे। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ऐसे बनता है ना। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ वर्क में। तो टाइप्स ऑफ वर्क में क्या होता है? तो टाइप्स ऑफ वर्क में होता है पॉजिटिव वर्क होता है, निगेटिव वर्क होता है और जीरो वर्क होता है। तो देखिए क्या होता है वो। हम लोग आ रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्क। ये क्या हो गया? टाइप्स ऑफ वर्क। तो टाइप्स ऑफ वर्क में क्या है? तो टाइप्स ऑफ वर्क में आता है पॉजिटिव वर्क,
ठीक है, निगेटिव वर्क, और मान लीजिए चलिए जीरो वर्क। ठीक है, अब पॉजिटिव वर्क क्या होता है, निगेटिव वर्क क्या होता है और जीरो वर्क क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे ये। तो देखिए पॉजिटिव वर्क में सपोज कीजिए आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं और ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में क्या हुआ, डिस्प्लेस किया। मतलब इस डायरेक्शन में आप इधर खींच रहे हैं ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट इधर ही इस डायरेक्शन में ही आ रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसी डायरेक्शन में क्या हुआ, कुछ डिस्टेंस कवर किया हुआ, वो होता है पॉजिटिव वर्क का एग्जाम्पल। मतलब क्या होता है एग्जाम्पल, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करे तो वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन का एग्जाम्पल। चेयर है तो इधर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा, इधर ही खींच रहे हैं। तो पहला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मान ली इधर ही लगाए हम 10 न्यूटन की फोर्स और ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में 5 मीटर चला, तो ये होता है पॉजिटिव वर्क की एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये क्या एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया पॉजिटिव वर्क। जिस डायरेक्शन में हम क्या किए, फोर्स लगाएं, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में चला आया, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, तो वो एग्जाम्पल हो गया कैसा वर्क, पॉजिटिव। और यदि अब फोर्स इधर लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कुछ डिस्टेंस कवर किया, वो होता है निगेटिव वर्क। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, तो ये एग्जाम्पल हो गया पॉजिटिव वर्क का। पॉजिटिव वर्क का एग्जाम्पल क्या हो गया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव वर्क, ये हो गया पॉजिटिव वर्क। अब हम लोग आते हैं निगेटिव वर्क। तो देखिए निगेटिव वर्क क्या होता है। मान लेते हैं कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या फुटबॉल मान लीजिए फुटबॉल मान लीजिए ये फुटबॉल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये फुटबॉल है, इधर फोर्स लगाए, किक मारे, तो फुटबॉल उधर नहीं जाके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए, ये डायरेक्शन हो जाए, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। फोर्स लगा रहे, मतलब फोर्स लगाए इस डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट गया इस डायरेक्शन में, मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट हो, ध्यान से देखिए, इसे पूरा कंसेप्ट बताएंगे क्यों हुआ ऐसे, पूरा डिटेल भी बताएंगे। जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, उल्टा डायरेक्शन में। जैसे हम लोग चलने की कोशिश करेंगे और नीचे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, रोकता है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोज करता है, भैया रुकिए। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या करता है, अपोजिंग फोर्स होता है, रोकने का काम करता है। ठीक है, फ्रिक्शन इसलिए क्या होता है, हम लोग का चप्पल घिस जाता है, ठीक है, टायर घिस जाता है, टाइम टू टाइम तो घिस ही जाता है, 1 साल 2 साल में घिस जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो पता है क्या होता है, कंटिन्यू सालों साल चलता वो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फोर्स इधर लग रहा है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो वो कैसा होता है, वो कैसा वर्क हो गया, वो हो गया निगेटिव वर्क। अब निगेटिव नहीं समझ में आ रहा तो देखिए उसको हम और समझा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि आप लोग
को थोड़ा पढ़ना नहीं होता है। अब पॉजिटिव को समझना है तो और अच्छे से समझिए, थोड़ा कोशिश कीजिएगा। अब देखिए पॉजिटिव में W इक्वल टू क्या लिखे, F cos थीटा इंटू एस। देखिएगा ध्यान से, ये F cos थीटा इंटू एस। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल क्या हो रहा है, एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब कोई एंगल नहीं बन रहा है। तो वहाँ पे एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। थीटा जो है क्या हो गया, 0 डिग्री। एंगल कब बनता है, एंगल बनता है जब वहाँ पे दो रे मीट करता है तभी एंगल बनता है। तो यहाँ पे एंगल क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में फोर्स, इधर ही फोर्स इधर ही डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब एंगल नहीं बन रहा है, मतलब 0 डिग्री। अब यहाँ पे F इंटू कॉस 0 डिग्री इंटू एस, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है पता है, 0। तो F इंटू 0 इंटू एस मतलब 0, इसलिए वो क्या हुआ, 0 वर्क हो गया। देखिए एक्चुअल में ये है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया 0 वर्क। ध्यान से देख लिए, वैल्यू पुट किए, कॉस थीटा जो होता है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है, ओ सॉरी, ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1, एक मिनट मतलब सॉरी यहाँ तो ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1। ध्यान से देखिए, मतलब कैसा बना, Fs, मतलब क्या हो गया, F इंटू एस, मतलब क्या हो गया, वो पॉजिटिव वर्क। इसको अच्छे से और एग्जाम्पल लेके समझिए, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, सपोज कीजिए फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, यहाँ पे हो गया कॉस 0 और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 5 मीटर। अब कॉस 0 की वैल्यू कितना बोले, 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 इंटू 5 कितना हो गया, 25 जूल। तो इसके बीच कितना थीटा बन रहा है, 0 डिग्री। क्यों बन रहा है, एंगल तो बन नहीं रहा है, एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब थीटा हो गया 0। यहाँ पे 0 डाल दिए, कॉस 0 की वैल्यू होता है 1 लिख दिए, मतलब F इंटू 1 इंटू एस, Fs का मतलब पॉजिटिव वर्क हो रहा है, माइनस में तो नहीं है, पॉजिटिव वर्क। इसको ऐसे समझते हैं, कॉस 0 की वैल्यू 1, मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लगा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 5 मीटर का, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गया, 5 इंटू 5 कितना आ गया, 25, मतलब 25 जूल, मतलब पॉजिटिव वर्क, ठीक है। अब निगेटिव वर्क के एग्जाम्पल में चलते हैं हम लोग। देखिए निगेटिव वर्क में क्या है, अच्छे से F, ठीक है, कॉस थीटा इंटू एस। अब निगेटिव वर्क में क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये निगेटिव वर्क ये तो कर दिए हम लोग, अब निगेटिव वर्क थोड़ा सा समझिए। यही था फुटबॉल, इधर फोर्स लगा रहे थे ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था। तो चलिए अब ये दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना, यहाँ थीटा हो गया 180 डिग्री। देखिए फोर्स लगा रहे हैं इधर, ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर। अब यहाँ वैल्यू डालते हैं हम लोग, देखिए तो आप लोगों को नहीं पता लेकिन हम क्लियर कर रहे हैं। F cos 180, ये 11th में पढ़ना है, इंटू एस, ठीक है। cos 180 की वैल्यू होता है -1, इसीलिए क्या बना ये -Fs। देखिए मतलब निगेटिव वर्क हो गया, माइनस में आएगा। वैल्यू डाल दीजिए कुछ भी, मान लीजिए 10 न्यूटन डाल दिए, -10 इंटू 5 कितना आ गया, -50 जूल। निगेटिव वर्क का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, निगेटिव वर्क। देखिए फोर्स लगा रहे इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट जा रहा है उल्टा डायरेक्शन, मतलब दूसरे के बीच थीटा कितना, 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल। तो दोनों साइड से बता दिए हम, फुटबॉल को मारिए किक, उधर किक मारिए फॉरवर्ड डायरेक्शन और वो आ जाए बैकवर्ड डायरेक्शन पीछे, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, वो निगेटिव वर्क हो गया। अब हम लोग पॉजिटिव वर्क भी करते हैं, तो चलिए देखते हैं। निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, 0 वर्क। तो 0 वर्क में होता क्या है, देखिए सपोज कीजिए
सपोज कीजिए एक कूली है, ठीक है, एक कूली है, माथे पे लोड लिए हुए बेचारा, ठीक है। तो वो माथे पे लोड लिए हुए है और वो खड़े हैं, मतलब वो किसका वेट कर रहा है, मान लीजिए वो वेट कर रहा है, ये 5 kg का लोड है और वो क्या वेट कर रहा है, अपने कस्टमर का सामान लिए हुए है और वेट कर रहा है ट्रेन का, ठीक है। तो क्या इस डायरेक्शन में वो, क्या इस कंडीशन में वो वर्क किया, लोड लिए हुए बेचारा लेकिन खड़े है कि अब अपना ऑनर को ट्रेन में बैठेगा, उसको सामान हम देंगे और अपना पैसा लेके चलते जाएंगे। तो क्या इस डायरेक्शन में वर्क किया? आप बोलिएगा कि नहीं किया है तो बहुत कूटेगा वो, मैंने पैसा दीजिए। तो इस डायरेक्शन में बेचारा वर्क नहीं किया, वर्क नहीं किया, ठीक है। तो वर्क क्यों नहीं किया? इस कंडीशन में वर्क नहीं हुआ, जीरो वर्क हुआ। क्यों जीरो वर्क हुआ? तो देखिएगा ध्यान से, ये कूली बेचारा खड़ा है, ठीक है। तो ये देखिए ध्यान से, ये किसके साथ में, हॉरिजेंटल प्लेन के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, मान लीजिए ऐसे था तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये ऐसे ऐसे, ये प्लेटफॉर्म है। तो हॉरिजेंटल प्लेन के साथ में वो कितना बना रहा है, 90 डिग्री। मतलब जब भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी जो होगा इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ किसका, फोर्स, मतलब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो भी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी जो डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्टेंस जा रहा है, मान लीजिए हम ऐसे ऐसे लेके भी चले सीधा हॉरिजेंटल, नॉट वर्टिकल, हॉरिजेंटल, उस कंडीशन में भी वो वर्क नहीं करता है, क्योंकि वो क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, जिधर डिस्प्लेस कर रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, हॉरिजेंटल प्लेन के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो परपेंडिकुलर होता है। इसलिए क्या होता है, उस कंडीशन में कोई वर्क नहीं होता, हम लोग बोलते कोई वर्क नहीं हुआ। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बोलिएगा तो बहुत कूटेगा, बहुत कुटाई खाइएगा। इसीलिए देखिए मतलब हुआ क्या, कैसे समझ में आएगा। ये जो W इक्वल टू क्या है, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, या डायरेक्ट बोल सकते हैं F कॉस थीटा इंटू एस। चलिए हम ऐसे कर दिए, मान लीजिए वो लगा रहा है बेचारा 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 5, चलिए 4 मीटर, और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो, कॉस 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो, ऐसे लिए हुए है, ठीक है, हॉरिजेंटल प्लेन के साथ में ऐसे 90 डिग्री, देख लिए 90 डिग्री। अब ये 5 4 जा कितना हुआ, 20 न्यूटन, और ये मीटर, न्यूटन मीटर इंटू कॉस 90 की वैल्यू 0, मतलब क्या आ गया, 0, मतलब 0 वर्क हो गया। जब भी कूली क्या करे, लोड ले अपने सर पर, ठीक है, और क्या हो जाए, हॉरिजेंटल प्लेन के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0 वर्क हो जाएगा, ठीक है। कूली लोड लिया हुआ है और मूव भी कर रहा है प्लेटफॉर्म पे हॉरिजेंटली, तो उस कंडीशन में कितना बनेगा वो, उसके बीच का एंगल 90 डिग्री, वो 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब 0 वर्क हो जाएगा वो, मतलब वो कोई वर्क नहीं करेगा, ठीक है। कब, जब भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज परपेंडिकुलर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होगा। किस पे परपेंडिकुलर होगा, टू द डायरेक्शन ऑफ किसका, टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन में क्या हो जाए, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री होगा। तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, यही दिखाए हम, ये 5 kg का लोड लिए हुए बेचारा, ठीक है, 5 kg का लोड लिया हुआ है और प्लेटफॉर्म के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यही है हॉरिजेंटल प्लेन, ये इसके साथ में क्या बनाया, 90 डिग्री। अब वैल्यू पुट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू क्या, 0, cos 90 की वैल्यू क्या, मतलब क्या हो गया, 0 वर्क हो गया वो, ठीक है। तो 0 वर्क कब होता है, जब when the displacement of body is
जब भी डिस्प्लेसमेंट, कैसा डिस्प्लेसमेंट हो, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज परपेंडिकुलर, किसके साथ में, परपेंडिकुलर, किसके साथ, फोर्स के डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो लगाते हैं, फोर्स विच अप्लाइड, विच वी अप्लाइड। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट किसी भी बॉडी का किधर होना चाहिए, फोर्स के डायरेक्शन में, लेकिन क्या होना चाहिए, उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज परपेंडिकुलर, ठीक है, किसके साथ, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच वी अप्लाइड। तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, लेकिन किसके डायरेक्शन में होना चाहिए, परपेंडिकुलर तो होना ही चाहिए, प्लस फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो जीरो वर्क। ठीक है, यदि कोई बॉडी मूव करता है सर्कुलर पाथ में, तो उस कंडीशन में भी वो क्या करेगा, जीरो वर्क करेगा, क्योंकि वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है, वहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। तो देखिए वर्क डन ऑन ए बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ, वर्क डन, चलिए देखते हैं। तो वर्क डन ऑन ए बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, कहाँ मूव करेगा वो, मूविंग इन सर्कुलर पाथ। यदि सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीरो वर्क। ठीक है, तो व्हेन यहाँ पे देखिए जीरो वर्क का, वर्क डन ऑन ए बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, देन लिख देते हैं जीरो वर्क इज डन। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जीरो वर्क हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में कैसा वर्क होगा, तो जीरो वर्क हो जाएगा। देख लिए तो उस कंडीशन में क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या किधर लगता है, अलोंग द रेडियस, ऐसे सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है, सेंट्रीपिटल मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सर्कुलर में मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो किधर लगेगा, एक फोर्स लगता है टुवर्ड सेंटर, यही सेंटर है मान लीजिए, अलोंग रेडियस बोल सकते हैं इधर, और एक ऐसे वर्क कर रहा है, तो मतलब टेंजेंशियली ऐसे, देखिए ध्यान से, मतलब इसके बीच कितना डिग्री का, 90 डिग्री। तो नंबर 2 में क्या हुआ, यदि कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ में, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, वो जीरो वर्क होता है, जीरो वर्क। तो नंबर 2, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग in a circular path, then zero work is done। तो उस कंडीशन में भी कैसा वर्क होता है, तो उस कंडीशन में भी कैसा वर्क होगा, तो जीरो वर्क होगा। ठीक है, अब देखिए उस कंडीशन में भी जीरो वर्क हुआ, तो कैसे जीरो वर्क हुआ, जीरो वर्क का एक ही चीज़ याद रखना है, वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए प्लेन के। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, मूव करते करते जाकर टेंजेंशियली ऐसे, देखिए ध्यान से, और वो टुवार्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है, टुवार्ड्स सेंटर। तो जो फोर्स सेंटर की ओर लगता है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब अलोंग द रेडियस बोल सकते हैं।
along the radius of the circular path। ऐसे गया ऐसे, ये होता टेंजेंशियली, देखिए ध्यान से, इसके और इसके बीच में इधर लग रहा है फोर्स, along रेडियस बोले या फिर along सेंटर बोले तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो W इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है। तो F क्या हो गया, मान ली कुछ भी दिया है, कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैसा बनाएगा, थीटा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री इंटू एस, मिलिए कितना बन जाएगा ये, कॉस 90 का मतलब 0, F इंटू 0 इंटू एस मतलब 0 वर्क, ठीक है। मतलब कैसा वर्क किया, वो 0 वर्क किया, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ कट रहा है शायद, तो मैं इसे लिख देता हूँ इस साइड में, मतलब वो 0 वर्क हो गया, ठीक है। तो 0 वर्क कैसे हो गया, W इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो कॉस कितने डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है, 0। तो F इंटू 0 इंटू एस मतलब हो गया 0, इसलिए वो कैसा वर्क हुआ, 0, मतलब 0 वर्क हुआ वो। ये सारा एग्जाम्पल थे, कंसेप्ट था वर्क का। अब ये सारा कंसेप्ट वर्क का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा एनर्जी लेंगे, एनर्जी कंप्लीट होगा, पावर कंप्लीट होगा, फिर सारा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो मैं बार बार एक ही बोलूँगा, चूँकि मेरे चैनल में स्टार्ट में है तो आप ही लोगों को ऊपर में ग्रो कराने के लिए मैं अच्छा वीडियो लेके आऊँगा। प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 9th CBSE बोर्ड की एनर्जी टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है। आज हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास वर्क के बारे में पढ़े थे, पिछला टॉपिक जो था हमारा वर्क का था। आज हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी होता क्या है, ठीक है। अ पर्सन कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है, दैट हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, मतलब उसके पास जब तक एनर्जी नहीं होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। बिना एनर्जी का तो कुछ होगा ना, एनर्जी नहीं होगा तो काम नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। यानी आदमी को क्या है, एनर्जेटिक होना चाहिए, तभी जाके वो क्या कर पाएगा, एनीथिंग विच इज एबल टू डू वर्क। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ विच इज एबल टू डू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, या बोल सकते हैं एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, या कैपेसिटी टू डू वर्क, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एनर्जी। हम लोग आज एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो एनर्जी के बहुत सारा टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन हम लोग उतने सारे एनर्जी को नहीं पढ़ेंगे। आप लोग पढ़े थे बच्चे क्लास में, एनर्जी कन्वर्सन के बारे में पढ़े थे। एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एनर्जी जो है, एनर्जी एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स। तो एनर्जी जो है वो बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसका मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या क्या होता है वो पढ़ना है। जैसे ऐसे तो बहुत सारा होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, टाइडल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, जियोथर्मल एनर्जी होता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होता है। बट हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग जनरली मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो मैकेनिकल एनर्जी होता क्या, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम ही मैकेनिकल एनर्जी होता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों को हम लोग सम कर दे। कहने का मतलब क्या, तो कहने का मतलब ये है, तो देखिए कहने का मतलब क्या है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम लोग चलेंगे उसके बारे में। तो एनर्जी क्या है, तो देखिए एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी को हम लोग बोल सकते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क या एबिलिटी टू डू वर्क। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एनर्जी, ठीक है।
तो इसे क्या बोलेंगे, तो हम लोग इसे बोलेंगे एनर्जी। ठीक है, एनर्जी बोलेंगे। किसे बोलेंगे एनर्जी? कैपेसिटी टू डू वर्क या एबिलिटी टू डू वर्क, ये कहलाएगा एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स होता है, बट बेसिकली क्या करना है, हमें पढ़ना है किसके बारे में? बेसिकली हमें पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी के बारे में और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, हम लोग वही पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए पहले हम लोग करते हैं एनर्जी स्टार्ट। करने के पहले हम लोग मैकेनिकल एनर्जी पढ़ते हैं, आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा है, देख लीजिए, अच्छा है। मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ये दोनों का सम ही कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी। आप लोगों के बुक में नहीं है, अच्छे से मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूँ। तो मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है? ठीक है, जिसमें क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी भी हो और काइनेटिक एनर्जी भी हो। मतलब उसका डिफिनीशन क्या है? तो देखिए, द एनर्जी पोजेस्ड ऐसे लिखते हैं, चलिए, ठीक है। द एनर्जी पोजेस्ड किसके थ्रू? बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ये दोनों का सम ही कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी। आप लोगों के बुक में नहीं है, अच्छे से मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूँ। तो मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है? ठीक है, जिसमें क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी भी हो और काइनेटिक एनर्जी भी हो। मतलब उसका डिफिनीशन क्या है? तो देखिए, द एनर्जी पोजेस्ड ऐसे लिखते हैं, चलिए, ठीक है। द एनर्जी पोजेस्ड किसके थ्रू? बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ इट्स मोशन। जो एनर्जी किसके कारण होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसके कारण से, या तो फिर ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है, तो उसके कारण से जो भी एनर्जी उस पर होता है, जो एनर्जी वो कायम करके रखता है, ऑब्टेन करके रखता है, वो कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी के अंदर ही आता है, अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी, इसके अंदर ही आता है दो टाइप। तो क्या आता है? एक आता है पोटेंशियल एनर्जी और एक आता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दो टाइप का एनर्जी हो गया, एक हो गया पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा हो गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? बार बार बोलेगा, द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यदि रेस्ट में है, इसका मतलब है कि उसमें भी कोई एनर्जी होगा, और उसमें जो एनर्जी होगा वो कौन सा एनर्जी होगा? वो होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब कैसे समझ में आएगा कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी है भाई? तो कुछ नहीं, पता कर सकते हैं हम लोग। कैसे पता कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी है? तो ऐसा कीजिएगा, एक हथौड़ा, मान लीजिए एक हथौड़ा ले लिया हम ऐसे। हथौड़ा क्या है? स्टार्टिंग में इनिशियली एट रेस्ट पोजीशन, ठीक है, बट उसको हल्का सा रेज किए और कांटे पे दे मारे, तो यही क्या कहलाया? यही कन्वर्ट कर दिया किस में? देखिए मोशन में आ रहा है, तो यही किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया।
और काइनेटिक एनर्जी में वर्क और एनर्जी रिलेटेड है एक दूसरे से। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में। तीर धनुष, बो एंड एरो ऐसे खींचे हैं मतलब पोटेंशियल है, अब जैसे छोड़े तो क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया वो। मतलब इसमें एक एनर्जी है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं एनर्जी को हम लोग हमेशा ट्रांसफॉर्म करते हैं वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। पोटेंशियल था, काइनेटिक बन गया। काइनेटिक रहेगा, ऊपर से नीचे गिरा रेस्ट में आ गया, पोटेंशियल बन गया। एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्म होता है, हम लोग बना नहीं सकते हैं उसको, बस ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, या बोल सकते हैं शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, तो देखिए इसका डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं। तो क्या है इसका डिफिनीशन, उसके बाद इसमें पढ़ेंगे। यदि कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड कर रहे हैं एट ए हाइट, ठीक है, अबव द ग्राउंड से ऊपर, या वोंड अप वॉच, घड़ी जो होता है उसके अंदर भी स्प्रिंग लगा होता है, या जो खिलौना होता है, खिलौना जो होता है बच्चे लोगों का, या तो भालू या हाथी जिसमें चाबी दे देते हैं, ऐसे ऐसे होता है, उसमें भी कौन सा एनर्जी होता है? उसमें पोटेंशियल एनर्जी। चाबी दे के छोड़े, ताली मारने लगा वो ऐसे ऐसे भालू, मतलब उसमें कौन सा एनर्जी हो गया? काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट कर गया वो। तो यहाँ पर क्या है, एक एनर्जी तो है, उसको कभी भी हम लोग बना नहीं सकते, बस खाली कन्वर्ट करना होता है। तो अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में उसका एग्जाम्पल, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करता है। जब हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो उस समय इसको थोड़ा सा दिखा देंगे डिराइव करके, ठीक है। अब ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को पढ़ना नहीं है, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी भी 2 टाइप का होता है। देखिए, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये सब आप लोगों के बुक में नहीं है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूंगा। पोटेंशियल एनर्जी में भी 2 टाइप हो गया, देखिए, है ना। तो पहले हम ऐसा करते हैं, पहले पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग उसका टाइप से बता देंगे आप लोगों के लिए हम कि 2 टाइप का होता है, क्या क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। चलिए हम आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा, अब इसकी डिफिनीशन ऐसा करते हैं कि यहाँ लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी की डिफिनीशन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए, होता क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो लिखते हैं यहाँ पे द एनर्जी आप लोग बुक कॉपी निकाल लिए है कि नहीं? द एनर्जी पोजेस्ड, कहाँ पे लिखे? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स, किसके कारण? ड्यू टू, देखिए, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उस कंडीशन में, ठीक है, या पोजीशन, शेप एंड साइज, देखिए ये सब नया आप लोगों के लिए, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा एक्स्ट्रा बता देने का, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? ये हो जाता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों के बुक में, सीबीएसई वाले के बुक में सिर्फ पढ़ना है पोटेंशियल काइनेटिक, उसका टाइप नहीं पढ़ना है, लेकिन हम सोच रहे हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देंगे ये। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है हाइट पे। जितने हाइट पे जाएंगे उतना ही ज़्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा हाइट पे, और ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कौन होगा? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये भी बताएंगे। तो चलिए इसी को लिखते हैं हम
अब पोटेंशियल एनर्जी जो है कैसे डिनोट करते हैं, कहाँ लिखें इसे, चलिए इट इज अच्छा यहाँ से और ऊपर करके लिखेंगे। चलिए पहले काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। द एनर्जी देखिए पहले सुन लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी की डिफिनीशन क्या हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी का था। अब काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स, या द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स, किसके कारण से, ड्यू टू इट्स मोशन, वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ऐसे लिखा रहता है बुक में। तो काइनेटिक एनर्जी, यदि कोई ऑब्जेक्ट स्पीड में जा रहा है, मूव कर रहा है, और आप आगे उसके आगे टकरा गए आपसे, इसका मतलब आप पीछे की ओर चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि उसमें कुछ एनर्जी था, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट कर दिया, आपको लगा तो हीट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, सिंपल बोले तो छोटा लैंग्वेज में, द एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। चलिए हम ये लिख देते हैं, द यहाँ से लिख रहे हैं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन, ड्यू टू इट्स, या बोल सकते हैं दूसरा छोटा सा डेफिनेशन, ठीक है, छोटा मोटा डेफिनेशन, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ये भी बोल सकते हैं द एनर्जी ऑफ ए बॉडी, और द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन में होने के कारण उस ऑब्जेक्ट में जो भी एनर्जी मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसको कैसे डिनोट करते हैं, अरे भाई इसको सिंपल, इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भाई लिख दीजिए, के लिख के यहाँ पे छोटा सा लिख दीजिए तो भी चल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, चल रहा है, स्पीड में है, आपकी साइकिल स्पीड में है, बाइक स्पीड में है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है, उसमें कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। कैसे समझ में आएगा, चलते हुए गाड़ी के आगे में आप आ जाइए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आइएगा मत, वो हो जाता है, उसमें कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी। क्रिकेट बॉल है, ठीक है, विकेट में लग गया, उसमें कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, चूँकि वो क्या है, मोशन में रहने के कारण क्या किया, वो उस विकेट को हिट कर दिया। तो ये सब क्या था, ये था पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, और जितने भी एनर्जी है, वर्क, दोनों की ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है, ठीक है। अब उसका कुछ फार्मूला करेंगे, कुछ एक्सप्रेशन करेंगे, कैसे उसका फार्मूला होता है, ताकि उसे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बन सके। तो ठीक है, चलिए अगला टॉपिक करते हैं, हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं पोटेंशियल और काइनेटिक। चलिए अब हम लोग करते हैं, अब ये थोड़ा सा समरी टाइप का, ये मैकेनिकल एनर्जी है, क्या है ये है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। यह है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जैसा कि बताएं, कॉम्बिनेशन होता है पोटेंशियल और काइनेटिक का। पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, उसकी फार्मूला होता है mgh, ये देखेंगे हम लोग, बाद में बताएंगे अभी क्या होता है पूरा डिटेल में। अब पोटेंशियल एनर्जी टाइप 2, दो टाइप होता है, ये पहला हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये एक्स्ट्रा है आप लोगों के लिए, अच्छे से देखिएगा,
तो इसमें क्या हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू mgh, ठीक है। दो टाइप हो गया, क्या क्या हो गया, एक हो गया हमारा ग्रेविटेशनल, एक हो गया हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा हो गया इलास्टिक, ग्रेविटेशनल और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी में पहला क्या हो गया, ट्रांसलेशनल, दूसरा रोटेशनल और तीसरा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आप लोगों को पढ़ना क्या है, CBSE वाले को सिर्फ हम लोग को पढ़ना है पोटेंशियल और काइनेटिक, बस सिंपल। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। अब जैसे पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसको जैसे जैसे हाइट पे लेके जाएंगे उस ऑब्जेक्ट को, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ड्यू टू शेप एंड साइज पर भी होता है वो, शेप एंड साइज एंड पोजीशन। अब उसको सर्टेन हाइट पर लेके गए और वहाँ पे छोड़ दिए, इसका मतलब क्या हो गया, उसमें क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाइट पर भी डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा हाइट पे जाएंगे उतना ही मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा वो, तो ठीक है। अब हम लोग, अब जैसे नॉर्मल शेप स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग नॉर्मल शेप में है, उसको कस के टाइट कर दिए हम, वाइंड कर दिए ऐसे ऐसे, तो वो क्या होगा, काम कॉम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब हम उसको क्या बोलेंगे, वाउंड अप स्प्रिंग बोलते हैं, जैसे खिलौने में होता है सब, ऐसे चाबी लगा के छोड़ दिए तो बाद में घूमने लगता है वो, ऐसे ऐसे करके ताली मारने लगे, तो वो क्या हो, वो भी हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या हो गया, वो भी हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला करते हैं, ठीक है। और हो सकता है देखिए उससे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो अब क्या फार्मूला, ये हम एक्स्ट्रा कर दिए, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में होता है U इक्वल टू mgh, लेकिन आप लोग में क्या पढ़ना है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू mgh बस। लेकिन वो होता क्या है, यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, सर्टेन हाइट पे लेके जाते हैं, सर्टेन हाइट पे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, कुछ उसका मास होगा m, ग्रेविटी नीचे की ओर लगेगा और हाइट जितने हाइट, मान ली h हाइट पे है, यही मिलके क्या बनता है, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी mgh। मास होना चाहिए, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होना चाहिए, और उसका डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे उसको लेके गए हैं, ये तीनों को क्या कर देंगे, कंबाइन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो mgh बनेगा। यही mgh क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। या फिर डिटेल में जाएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चूँकि ग्रेविटी के अगेंस्ट है, वो ऊपर की ओर है, ग्रेविटी नीचे की ओर लगता है, U इक्वल टू mgh। और थोड़ा सा बता दें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मान लीजिए स्पंज का एक बॉल है, उसको दाब दिए, तो उसका ड्यू टू शेप एंड साइज के कारण जो एनर्जी ऑब्टेंड होता है, जैसे स्प्रिंग है मान लीजिए, अब स्प्रिंग को दबा दिया, बॉल को रख दिए, तो क्या हो जाएगा, बॉल ऊपर चला जाएगा, मतलब उसमें क्या हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पढ़ना नहीं है, CBSE वाले ओनली पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, बस पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल U से डिनोट करते हैं, इक्वल टू mgh। देखिए अब मान लीजिए कोई पक्षी है, वो सर्टेन हाइट पे छत पे बैठा हुआ है, मतलब उसमें कौन सा एनर्जी होगा, ठीक है। और बर्ड सिटिंग एट अ हाइट, ठीक है। यदि बर्ड जो है वो सिर्फ हाइट पे बैठी है, इसका मतलब उसमें कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल। लेकिन अ बर्ड इज फ्लाइंग, कहाँ पे, इन द स्काई। यदि बर्ड फ्लाई कर रहा है, कहाँ पे कर रही है, मान लीजिए इन द स्काई पे बर्ड फ्लाई कर रही है, इसका मतलब उसमें पोटेंशियल भी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, विच इज पोटेंशियल एज वेल एज क्या, पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। बोलिए कैसे, क्योंकि बर्ड तो फ्लाई कर रही है, मतलब उसमें क्या है, मोशन है, तो मोशन होने के कारण जो भी एनर्जी ऐसे ऐसे, उसमें क्या हो गया, उसमें हो गया काइनेटिक एनर्जी। लेकिन स्काई रेस्ट में है, तो रेस्ट में होने के कारण जो भी एनर्जी होता है उसमें कौन सा एनर्जी हो गया, क्योंकि स्काई जो है वो रुका हुआ है, स्काई तो क्या शांत है, मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। बर्ड फ्लाई कर रहा है, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो इसमें दोनों एनर्जी हो गया, कौन एनर्जी हो गया, पोटेंशियल भी हो गया और काइनेटिक, पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
तो अब हम लोग देखते हैं, ये एग्जाम्पल है पोटेंशियल एनर्जी की। एग्जाम्पल क्या है? अ बर्ड इज सिटिंग एट ट्री। बर्ड क्या है? ट्री में बैठी हुई है, ठीक है। तो उसमें कौन सा एनर्जी है? तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब हम लोग क्या किए? पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब हम लोग जैसे मान लो अ कार हैज़ बिन रेज्ड ऑन द, क्या बोले, अब जैसे सर्विस स्टेशन में होता है जहाँ पे हम लोग उसमें क्या करते हैं? रिपेयरिंग करते हैं, रेज करते हैं फॉर हाइड्रोलिक जैक से। हाइड्रोलिक जैक को उठाते हैं और मान लीजिए यहाँ से उठा यहाँ पे रख दिए, तो उसमें कौन सा एनर्जी होता है? तो उसमें भी होता है पोटेंशियल एनर्जी। हाइट के कारण, ड्यू टू शेप के कारण, साइज के कारण। शेप के बारे में बात किए थे, लेकिन एक्चुअल में वो शेप क्या था? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का था। स्प्रिंग को एक्सप्रेस कर दिए, उसके ऊपर में क्या रखें? बॉल रखे, तो बॉल क्या हो गया? ऊपर चला जाएगा। क्यों चलाएगा? क्योंकि उसमें कौन सा एनर्जी था? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में किस टाइप का? इलास्टिक। फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, रिफॉर्म। पहले जो डिफॉर्म हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया, ऊपर चला गया, फिर अपने पोजीशन पे आ गया। तो उसमें कौन सा एनर्जी हो गया? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए अब क्या है फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का? तो ये फार्मूला है U = mgh। अब ये U = mgh कैसे हुआ? तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल क्या हुआ? बोलिए। अ बर्ड इज सिटिंग एट अ हाइट। तो इसमें एग्जांपल में लिख दे, अ बर्ड इज एग्जाम्पल, a bird is sitting at a height। ये एग्जाम्पल हो गया। अब एग्जाम्पल क्या हो गया? एक एग्जाम्पल हो गया wound up स्प्रिंग, और ठीक है बो एंड एरो, ऐसे बो एंड एरो, ठीक है। जब गुलेल को हम लोग खींच के ऐसे कटल पुल, अब हम लोग उसको ऐसे खींच के छोड़ते हैं, उसमें भी कौन सा एनर्जी हो गया? पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो ये सब जितने भी सारे हैं, सारा पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और बोला जाएगा ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो पोटेंशियल भी हो और काइनेटिक भी हो। तो बोलेंगे पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। तो उसमें कौन सा आ जाएगा? अ बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई। चूँकि स्काई क्या है? स्काई स्थिर है, स्काई शांत है, लेकिन बर्ड क्या कर रही है? बर्ड फ्लाई कर रही है, इसलिए उसमें कौन सा एनर्जी हो गया? तो उसमें हो गया पोटेंशियल भी हो गया और क्या हो गया? काइनेटिक। तो देखिए यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? यहाँ पे करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला। नोट में लिख लेते हैं, A bird is flying in the sky। ठीक है, ये क्या हो गया? बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। तो बर्ड फ्लाई कर रही है, काइनेटिक एनर्जी। स्काई स्थिर है, पोटेंशियल एनर्जी। बर्ड तो फ्लाई कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ड्यू टू मोशन के कारण। ये एग्जाम्पल किसका हो गया? काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी की एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब U = हो गया mgh। ये पता करना, ये बताना है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम क्या किए? सर्टेन हाइट पे लेके गए। वो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके गए। मान लीजिए ऑब्जेक्ट का कुछ तो मास होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का कुछ तो मास होगा, ठीक है। और मास, और नीचे क्या लग रहा है?
मास तो है, नीचे क्या लग रहा है स्मॉल जी। स्मॉल जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहाँ लगेगा नीचे की ओर। तो जो भी वर्क होगा, कहाँ पे लिखे, जो भी वर्क होगा, मतलब जो भी वर्क डन, तो ये जो वर्क होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। देखिए फोर्स क्या है F इनटू डिस्टेंस S, और ये होता है F इक्वल टू एम ए, मतलब यहाँ पे एम ए नहीं, यहाँ पे G, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा H, यही मिलके बनता है mgh, यही होता है वर्क डन।